हेलो गाइस, तो कैसे हो भाई? सब बढ़िया है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं हम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल को कॉम्बिनेशंस में कैसे कैसे हम अरेंज कर सकते हैं, कैसा उनसे करंट आउटपुट निकलता है। तो हर एक जो भी सेल होता है, सेल या बैटरी, उसका एक ईएमएफ होता है, एक उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, कुछ सेल्स को सीरीज में ज्वाइन करेंगे और एक उनके साथ लोड अप्लाई करेंगे। तो देखो भाई कैसे करते हैं। हेलो, तो सेल्स इन सीरीज, मतलब हमने क्या करना है कि कुछ सेल्स को ऐसे सीरीज में अरेंज कर देना है। हर एक सेल के पास ईएमएफ लेट से ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई आर, ईएमएफ ई आर, और ये हमने ऐसे एन सेल्स अरेंज कर दिए। एन सेल्स अरेंज कर दिए, ठीक है। जो हमने ना वो नॉर्मल एक बैटरी होती है, वो वाली बैटरी, लाइट वाली बैटरी, उसमें देखो तो सेल्स ऐसे जुड़े होते हैं। सेल ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स ऐसे जुड़े होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सेल्स इन सीरीज। तो सीरीज में हमने सेल्स को अप्लाई जोड़ दिया, और फिर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, जिसको हम बोल रहे हैं अभी लोड रेजिस्टेंस। मतलब ये असली रेजिस्टेंस है, मतलब कोई बल्ब वगैरह, जैसे इनके साथ हम ऐसे कोई बल्ब जोड़ दें, ऐसे ऐसे किया और यहाँ पे एक बल्ब जोड़ दिया। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस है आर अपना, ठीक है। और हमने इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया। एन सेल्स हैं तो ऐसे, चलो ठीक है, मतलब जो भी है वहां जाके जुड़ जाएगी तार। अब अपने को करंट निकालना है, लोड के अंदर करंट कितना होगा। तो देखो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा है, किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है। किरचॉफ लॉ से ही इसमें लगभग सारी डेरिवेशंस किरचॉफ लॉ से ही होने वाली हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेशन टाइप है, या सवाल भी सोच सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। तो क्या करो, यहां से लेट से आई करंट निकला, यहां से लेट से आई करंट निकला, लोड के थ्रू आई करंट पास हुआ, फिर यहाँ पे आई करंट ही है, और आई करंट सारी जगह आई करंट यहाँ पे पीछे की तरफ चल पड़ेगा। सिंपल हुआ। अब साइन लगाने हैं, हर एक रेजिस्टेंस पे साइन लगाने हैं। तो इसमें करंट आगे की तरफ है, पॉजिटिव नेगेटिव। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर जो है, उनमें करंट पीछे है, उस तरफ जा रहा है। तो इस पे सोचें तो ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, ये हाई ये लो। बैटरी का सिंपल होता है, बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव, बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव। एंड फिर ऐसे करके किसी भी एक डायरेक्शन में घूम जाओ, अपनी मर्जी है, कहीं भी घूम लो, कोई चक्कर ही नहीं, ठीक है। आराम से वो करके आओ, चक्कर से ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, कैलोरी बर्न सेम ही होती है, तो सेम ही फंडा, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। और जैसा मैंने गोला बनाया ऐसे ही लिखते हैं। तो आई करंट निकला आर रेजिस्टेंस से, और साइन क्या लगा, प्लस। फिर यहाँ पे पीछे आओ, इसका साइन प्लस ही, एंड स्मॉल आर रेजिस्टेंस, एंड माइनस ई, माइनस दिखा इसका, फिर इसका प्लस आई स्मॉल आर, यहाँ पे माइनस ई, प्लस आई स्मॉल आर माइनस ई इज इक्वल टू 0। खत्म हो गया सब कुछ, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बार देखेंगे ध्यान से, एन को यूज करना है, एन है अपने पास, तो ई कितने हैं, ई का नंबर कितना होना चाहिए, एन होना चाहिए, एंड स्मॉल आर भी एन ही होना चाहिए। तो ये भी कितने हैं, एन ही हैं। तो इसको हम अगर अच्छे से लिख के देखें तो आई आर प्लस एन आई स्मॉल आर माइनस एन ई इज इक्वल टू 0। तो आई की वैल्यू अपने पास, आई चाहिए अपने को, तो एन ई एक तरफ चला गया, आई में क्या क्या कॉमन बन गया, आर प्लस एन आर, तो आर प्लस एन स्मॉल आर, ये क्या बन गया, करंट बन गया भाई। करंट इन लोड, मेन अपना कौन है, लोड है, मतलब बल्ब है, ये बल्ब है, इसमें अपने को करंट देखना है। तो करंट की ये कुछ अपने पास वैल्यू आ गई। अब इससे ना कुछ कुछ अपने को और चीजें देखनी है, ठीक है। मतलब कि भाई कब सेल्स को अपने को सीरीज में अरेंज करना चाहिए, कब उनका फायदा होगा, कब फायदा नहीं होगा, थोड़ी सी ये बात भी देखनी है। मतलब मेन तो ये डेरिवेशन है, अगर कोई डेरिवेशन आए तो करंट हमने लिख दिया, बहुत सिंपल बात है। अब यहाँ पे एक बात देखते हैं, अगर अपने पास ऐसा हो जाए कि जो सेल्स हैं उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस ठीक ठाक हो, मतलब सेल्स की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कुछ ठीक ठाक हो, बड़ी सी वैल्यू हो, ठीक है। तो केस 1 में हम सोचते हैं, केस 1 सपोज जो अपना n इंटू आर है,
N इंटू आर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो लोड रेजिस्टेंस से। मतलब इनकी रेजिस्टेंस टोटल मिला के कुछ ज़्यादा हो इससे, ठीक है, ठीक ठाक अमाउंट में ज़्यादा हो, तो करंट क्या बनेगा? करंट क्या बनेगा देखें तो एन ई ओवर आर प्लस एन आर है भाई। अब यहाँ पे हम अगर सोचे ध्यान से कि भाई जो एन आर है ना वो बहुत बड़ा है आर से, एन आर जो है वो बहुत बड़ा है आर से, तो हम क्या कर सकते हैं, हम आर को नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं एक बार के लिए, डिनोमिनेटर के अंदर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं एक बार के लिए नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करंट अगर देखें तो करंट कितना आएगा, एन ई ओवर एन आर, तो ई बाय आर ये अपने पास करंट आ गया, ई बाय आर करंट आ गया, ठीक बात है। अब ई बाय आर अगर देखें तो इसमें तो एन तो आया ही नहीं, एन तो आया ही नहीं, मतलब कितने नंबर ऑफ सेल्स लगाए वो तो काम ही नहीं आ रहा है ना, सीधा ई बाय आर आ रहा है। मतलब कि अगर मैं इस सर्किट में ऐसा करता कि एक ही सेल लगाता और एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाता और एक लोड लगाता, ऐसे भी अगर मैं करता तो करंट कितना आता, करंट कितना आता भाई, ई ओवर आर प्लस आर आता। एंड सिमिलरली हमने क्या बोला है, एन आर जो है वो फार फार ग्रेटर देन आर है, तो आर जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो भी बड़ी ही होगी आर से, है ना, जो स्मॉल आर है वो भी कुछ आर से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे भी हम बोल लेंगे कि आर जो है वो बड़ा बड़ा है आर से, तो आई कितना आ गया, ई बाय आर, ई बाय आर आ गया, ठीक है, तो सेम ही आ गया। तो इतने सेल्स लगाने का कुछ फायदा हुआ क्या, कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर हम एक सेल भी लगाते तो भी लोड में यही करंट आता और एन लगाए हैं तो भी लोड में यही करंट आया है। तो जब सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ज्यादा ही अमाउंट में हो, कुछ ज्यादा ही अमाउंट में हो, तो ऐसे सेल लगाने का कुछ फायदा ही नहीं होता। अच्छा देखो नुकसान क्या है, फायदे की तो बात चलो कर ली हमने, नुकसान क्या है। अब यहां पे अगर एक सेल लगाते तो एक सेल आई करंट छोड़ता, और वहां पे एन सेल लगा रखे हैं और एन सेल मिलके आई करंट छोड़ रहे हैं, एन सेल मिलके आई करंट छोड़ रहे हैं, या हर एक सेल के थ्रू आई करंट ही पास हो रहा है, हर एक सेल के थ्रू आई करंट ही पास हो रहा है। तो देखो एक सेल के थ्रू, ठीक है, अभी हमने ना पिछले चैप्टर में वर्क डन बाय बैटरी पढ़ा था, वर्क डन बाय बैटरी पढ़ा था। क्या होता है, Q इंटू वी, Q इंटू वी, सिंपल, Q मतलब कितना चार्ज यहां से फ्लो किया एंड V वोल्टेज, क्या था ये, वर्क डन बाय बैटरी। तो हम यहां पे अगर देखें ध्यान से तो ऐसा मान लेते हैं कि करंट वैसे होता क्या है, करंट होता है कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि कुछ टी टाइम में Q चार्ज फ्लो कर गया, एक बार के लिए ऐसा मान लेते हैं कि टी टाइम में कुछ Q चार्ज फ्लो कर गया। तो अगर एक सेल के थ्रू अगर ये पास होता तो वर्क डन बाय बैटरी V इंटू क्यू बनता, V इंटू क्यू बनता, ठीक है। Q क्या है, Q चार्ज फ्लोन इन टी टाइम, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया मैंने, टी टाइम में कुछ चार्ज फ्लो हो गया है मान लो, ठीक है। अब अगर n सेल्स हमने लगा दिए, n सेल्स ऐसे हमने लगा दिए, ये लो, तो सब के थ्रू Q करंट पास कर रहा है, ओ सॉरी Q चार्ज ही फ्लो कर रहा है, तो हर एक का वर्क डन अलग अलग ही आएगा, सारे के सारे डिस्चार्ज हो रहे हैं ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ा था हमने, डिस्चार्जिंग में प्लस से करंट जाता है, डिस्चार्जिंग में प्लस से करंट जाता है, सारे डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो वर्क डन बाय सेल्स, वर्क डन कितना बनेगा, N इंटू वी इंटू क्यू बनेगा। तो देखो सेल का वर्क डन तो बहुत ज्यादा बन रहा है, N से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब सेल तो सारे के सारे डाउन होते जाएंगे, बट करंट सेम ही आ रहा है। किस केस में, अगर इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक ठाक ज्यादा है लोड रेजिस्टेंस से। तो आई थिंक ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो देखो अब इसको नोट करो, अगला मैं छापता हूं, ठीक है। देखो इसी में केस 2 देखते हैं। केस 2 के अंदर हमने उल्टा मान लिया कि भाई ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये ठीक ठाक ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, इंटरनल रेजिस्टेंस कम है एंड लोड रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो अब हम करंट को देखें तो क्या लिख सकते हैं, एन ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर,
और जनरली क्या होता है ना कि जो सेल होते हैं उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम ही होती है, ठीक ठाक कम ही होती है, लोड रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो अगर ये केस हमने देखा तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एन आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो करंट कितना आएगा, एन ई बाय आर आएगा, एन ई बाय आर आएगा। और अगर हम एक ही सेल अप्लाई करते, एक सेल यहाँ पे लगाते आर रेजिस्टेंस का और कैपिटल आर लोड का, कैपिटल आर लोड उस पर अप्लाई करते तो करंट कितना आता, ई ओवर आर प्लस आर आता, और फिर आर को एक बार नेग्लेक्ट कर दें तो ई बाय आर आता। तो अब जो करंट है सिंगल सेल में, जो करंट है वो ई बाय आर है, और जब हमने मल्टीपल सेल अप्लाई कर दिया तो करंट बढ़ गया, तो करंट बढ़ गया। तो जब अपने पास ये वाला केस हो कि जब भाई इंटरनल रेजिस्टेंस इज लो, इंटरनल रेजिस्टेंस इज लो, तो हम क्या करेंगे, तो हम अगर इनको मतलब करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि करेंगे, ठीक है, मतलब क्या पता कि भाई इस करंट पे ऐसा हो सकता है कि इस करंट पे ये बल्ब जले, ठीक है, और हम अगर करंट को बढ़ा दे तो बल्ब फ्यूज हो जाए। तो हो सकता है कि बल्ब 2 वोल्ट का हो कि 2 वोल्ट पे ही चलेगा, 2 से ज्यादा करते वो फूक जाएगा, तो 2 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो ठीक है, अगर बढ़ा दोगे तो वो फूक जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बल्ब में ज्यादा करंट चाहें, बट अगर करंट ज्यादा चाहिए हो, ठीक है, ज्यादा करंट चाहिए हो तो ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज लो, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, ये सारा केस होगा कि भाई करंट बढ़ गया, करंट क्या बन गया, एन टाइम्स बन गया, ठीक है, एक बैटरी से एन टाइम्स। आई थिंक बात क्लियर, ठीक है, नोट करो, आगे देखते हैं। सो अप नेक्स्ट वी हैव सेल्स इन पैरेलल। पैरेलल में सेल लगा दिए हमने, एन सेल लगा रखे हैं, दिखती नहीं रहे हैं पर बोलना क्या है, एन है। तो एन सेल लगा रखे हैं, सेम ईएमएफ, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक लोड है सेम ही, ठीक है, कैपिटल आर। अब अपने को करंट लिखना है पहले तो मेन तो करंट ही लिखना है, फिर उसके बाद एनालिसिस कुछ कुछ कर लेंगे अपन। तो अब देखो यहाँ पे भाई थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है कि कौन से सेल से हम करंट फ्लो यहाँ पे कराएं, कौन से सेल से करंट फ्लो कराएं। अब अगर हम सिंपल जो हमने अभी जंक्शन लॉ सीखा है, सिंपल उसी को अप्लाई करें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ से आई करंट निकला, यहाँ पे आई आया, I1 यहाँ चला गया और I माइनस I1 यहाँ चला गया, फिर यहाँ पे I2 चला गया और यहाँ पे I1 बड़ा सा I माइनस I1 माइनस I2 नीचे चला गया। तो ये तो 3 ही सेल हैं, 3 सेल हैं, तो 1 2 3 I1 I2 3 वेरिएबल तो यहीं आ गई। n सेल है तो n वेरिएबल हो जाएंगे करंट के, तो लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ एक जनरल सी सोच के, कुछ सिर्फ सोच के जंक्शन लॉ अप्लाई करेंगे, कुछ सोच के। अब यहाँ पे ये जो सेल हैं इन सब के सब का ईएमएफ सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, और ये लोड से एक ही टाइप से जुड़े हैं। मतलब यहां मान लो लोड है और कोई भी सेल देखो इन 2 टर्मिनल्स के बीच में ही तो जुड़ा है, मतलब ये 2 टर्मिनल्स चल रहे हैं, इन्हीं 2 के बीच में जुड़ा है, तो हर एक सेल इक्वली काम कर रहा होगा। कुछ ऐसा फील होना चाहिए कि हर एक सेल इक्वल ही काम कर रहा होगा। तो हर एक सेल इक्वली काम कर रहा होगा मतलब हर एक सेल कुछ इक्वल ही करंट छोड़ रहा होगा, एंड पॉजिटिव टर्मिनल करंट छोड़ेगा एंड नेगेटिव टर्मिनल करंट को वापस ले लेगा। तो जब ईएमएफ सेम है तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो अपने से हो ही नहीं पाएगा, सोल्व ही नहीं हो पाएगा। और अगर दूसरे तरीके से हम इसको थोड़ा सा जनरल सोच के करें, तो ये होने में बड़ा इजी रहेगा, ठीक है, सवाल हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो देखो भाई क्या करेंगे, इस सेल से मान लो आई करंट चला, इस सेल से आई करंट चला, तो इस सेल से भी आई करंट ही जाएगा और इस सेल से भी आई करंट ही जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई। अब ये जो वायर है, इस वायर पे एन सेल ऐसे करंट छोड़ रहे हैं, आई आई आई, तो इस वायर में टोटल कितना करंट बन जाएगा, एन इंटू आई बन जाएगा। सभी सेल्स का इक्वल करंट आएगा, सभी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल करंट को छोड़ेंगे, सेम करंट छोड़ेंगे, एंड इस वायर में कितना करंट बन गया, एन इंटू आई। और लोड रेजिस्टेंस जो है उसके अंदर से करंट भी कितना निकला, एन इंटू आई करंट निकला, ठीक है। बस अब किरचॉफ लॉ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देखना एक बार ध्यान से, ये प्लस माइनस। अब देखो हर एक सेल आई करंट छोड़ रहा है तो उसमें आई करंट ही वापस एंटर करेगा, तो इसमें आई आएगा, इसमें भी आई आएगा, इसमें भी आई आएगा, और यहाँ पे कितना आ रहा है, एन आई,
सेम ही बात है, यहाँ पे एन आई आया, आई डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम कोई भी एक लूप उठा सकते हैं। वेरिएबल यहाँ पे कितने हैं? वेरिएबल सिर्फ एक है, वेरिएबल सिर्फ एक है। पहले तो n वेरिएबल बनने थे, ठीक है, और फिर n लूप्स में अप्लाई करना पड़ता अपने को, तो वो तो सोल्व नहीं हो पाता। n अपने को पता ही नहीं कितना है, i1 i2 i3 क्या क्या निकालते। अब क्या हो गया, वेरिएबल सिर्फ एक है, लूप तो हम फिर से बहुत सारी बना सकते हैं, ठीक है, बट अब ये एक लूप से ही काम हो जाएगा। देखना ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे नीचे वाली लूप को उठा लो, सबसे नीचे वाले लूप को उठा लिया हमने, तो साइन देखो बैटरी पे लगा है, इस पे लगा है, रेजिस्टेंस पे नहीं लगा, इसमें इस तरफ करंट जा रहा है, तो ये हाई ये लो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब यहां पे किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दो। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इस सेल से तो करंट जा रहा है वो एन आई है एंड इससे आई है, इससे आई करंट है, नीचे वाले से एन आई है। तो बस करंट वो किरचॉफ लॉ अप्लाई करो। यहां से स्टार्ट करता हूं मैं कोने से, प्लस एन आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर माइनस ई इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस अब यहां से करंट की वैल्यू आ जाएगी एन आई आर प्लस आई आर इज इक्वल टू ई, तो आई कॉमन, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर। ये अपने पास कुछ आंसर आ गया। सिंपल बात है। अब यहाँ पे देखो एक बात है काम की थोड़ी सी, अपने को चलो ठीक है, कोई ज़्यादा याद रखने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सिंपल क्या याद रखना है, मेथड याद रखना है, कैसे इसको हमने सॉल्व किया। अब इसमें अब केस बनाते हैं अपन, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो करंट आया ये आई करंट है। अपने को जो करंट देखना है, मेनली जो करंट देखना है वो लोड करंट देखना है कि लोड में कितना करंट है, और लोड में करंट कितना है, एन इंटू आई। तो यहाँ पे करंट इन लोड क्या होगा, एन इंटू आई होगा, एन इंटू आई मतलब एन ई ओवर आर प्लस एन आर। ये अपना करंट इन लोड बन गया। अब केस बनाएंगे, केस वन में सेम इंटरनल रेजिस्टेंस हम कम अज्यूम करेंगे, लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा अज्यूम करेंगे। तो जनरली ऐसा ही रहता है। केस 1 में हमने अज्यूम करना है कि R इज वेरी वेरी लेस देन एन आर, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है बाहर वाले लोड से। तो करंट की वैल्यू देखें क्या बनेगी, एन ई ओवर आर प्लस एन आर। अब देखो नीचे ये R है, अकेला छोटा सा R है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो करंट क्या बनेगा, E बाय आर बनेगा, करंट E बाय आर बनेगा। और अगर मैं सिर्फ एक ही सेल अप्लाई करता यहाँ पे, अगर सिर्फ एक ही सेल हम लगाते तो करंट कितना आता, E आर आर। करंट क्या आता भाई, E बाय आर प्लस आर। इसमें फिर इस R को नेगलेक्ट कर दो, करंट इन लोड क्या आता, E बाय आर ही आता। तो क्या हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हमने n सेल्स लगाए, बट सेल लगाने से लोड में करंट चेंज ही नहीं हुआ। तो एक सेल लगाओ या n सेल लगाओ, लोड में करंट चेंज हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या है भाई, नो यूज। इस चीज का कोई यूज नहीं है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो और सेल्स को हम पैरेलल में जोड़े तो यूज नहीं है। बात सिंपल सी। केस 2 बना देते हैं, सारा मैथमेटिकल देखेंगे बस, और कुछ ज़्यादा चक्कर नहीं है। केस 2 में जो कैपिटल R है वो बहुत छोटा हो R से, मतलब इंटर रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा हो, मतलब जंग लगा हो शायद सेल्स पे है, तो रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा हो जाएगी उनकी। तो इस केस में करंट अपना क्या बनेगा, करंट बनेगा एन ई ओवर आर प्लस एन आर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें एन आर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसमें है ना, एक बार n से डिवाइड करो, n से डिवाइड करो तो प्रॉपर काम ऐसे होता है, ऊपर n से डिवाइड किया, नीचे r बाय n प्लस r, ठीक है। तो बाकी बात सेम ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अब क्या कर सकते हैं हम, r को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो करंट कितना बनेगा, करंट कितना बनेगा, एन ई बाय स्मॉल आर बनेगा, एन ई बाय स्मॉल आर बना। अब एक सेल अगर होता तो क्या होता, एक सेल अगर होता खाली एक सेल, तो अपने को करंट लिखना है और सेम केस अज्यूम करना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ बड़ा है R से, तो करंट क्या बनता, एन आएगा ही नहीं, E ओवर R प्लस R। दो रेजिस्टेंस हैं, सीरीज में हैं, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कैपिटल R को नेगलेक्ट कर सकते हैं। फिर से इसको नेगलेक्ट कर दिया तो करंट क्या बना, E बाय आर। तो एक सेल से करंट कितना निकलता है, E बाय आर, और n सेल लगा दिए तो करंट क्या बन गया, n टाइम्स बन गया,
N इंटू ई बाय आर। तो अब क्या हुआ, लोड करंट बढ़ गया, तो इसका यूज अब है, ठीक है, मतलब इसका कुछ यूज हुआ कि लोड करंट बढ़ा, मतलब लोड से करंट ज्यादा पास हो रहा है। सो इट इज सम यूजफुल थिंग, ठीक है, इट इज यूजफुल थिंग। बात सिंपल सी, सिंपल। तो जस्ट नोट, अगला काम करते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव मिक्स्ड ग्रुपिंग। इसमें हम कुछ सेल्स को सीरीज में अटैच करेंगे और साथ में पैरेलल में भी अटैच करेंगे। तो देखो भाई, और सेल के ईएमएफ सबके सेम ही अज्यूम करने हैं, ई ईएमएफ आर रेजिस्टेंस, ई ईएमएफ स्मॉल आर रेजिस्टेंस, एंड ये इस तरफ मान लेते हैं कि एन सेल्स हो गए। और अब ऐसे ही नीचे की तरफ जितने ऊपर एन सेल हैं, एन सेल को एक एन सेल की एक और सीरीज बना के उसके पैरेलल में जोड़ दिया, एक और सीरीज बना के पैरेलल में जोड़ दिया, और ऐसी ऐसी अपनी सीरीज बना दी हमने कुछ एम, और इनके साथ अब एक लोड रेजिस्टेंस अटैच कर दिया, एक लोड रेजिस्टेंस ऐसे अटैच कर दिया आर। अब अपने को मेन तो यही करना है, करंट इन लोड निकालना है, फिर कुछ आगे केसेस बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे देखें तो ये जितने भी एम टाइप एम सीरीज हैं, ये सारी एक जैसी हैं, ये सारी एक जैसी हैं, तो सबके अंदर से करंट सेम ही जाएगा, सबके अंदर से करंट सेम ही जाएगा। इससे करंट आई गया, इससे भी करंट आई गया, और नीचे से भी करंट आई जाएगा। और कितनी सीरीज हो गई, एम सीरीज होगी, तो इस जंक्शन पे कितना करंट आ जाएगा, एम इंटू आई करंट आ जाएगा, और लोड में से तो इतना ही करंट पास होगा, कितना करंट पास होगा, एम इंटू आई, सिंपल। अच्छा, पीछे यहाँ पे एम आई आया, अब यहाँ पे फिर से आई करंट एंड आई करंट ऐसे चला गया। अब देखो वेरिएबल सिर्फ एक ही है, आई वेरिएबल है। अपने को अगर आई पता लग गया तो लोड में हम करंट निकाल पाएंगे, है ना। क्या बन जाएगा, एम इंटू आई बन जाएगा। तो अब किरचॉफ लॉ अप्लाई करने के लिए कुछ साइन लगाने पड़ेंगे, और सिर्फ एक ही लूप उठा के अपना काम हो जाएगा। तो एक ही लूप उठानी है, तो सबसे नीचे वाली लूप उठा लेता हूं मैं, मतलब ये वायर एंड ये ऐसे, ये वाली लूप साइन लगाते हैं। इसमें आगे की तरफ करंट जा रहा है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो, प्लस माइनस, इसमें सब में पीछे है, ये प्लस ये माइनस। बैटरी का तो बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव, इंटर रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे प्लस माइनस, ठीक है। और सबके अंदर इंटर रेजिस्टेंस जो है उनके अंदर करंट आई है, और जो कैपिटल आर है उसके अंदर करंट एम इंटू आई है। तो जस्ट अप्लाई किरचॉफ लॉ, एंड यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अप्लाई करना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या दिखा, साइन प्लस एम आई इंटू आर दिखा, पीछे चले हम, यहाँ पे आए, क्या दिखा, प्लस ही दिखा, आई इंटू आर प्लस आई इंटू आर, ठीक है। और कितने, ये कितने होंगे, आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई इंटू आर कितने होंगे, ये होंगे एन। तो मैं डायरेक्ट एक बार लिखता हूं, एन इंटू आई आर। एन क्या है, एन ये रेजिस्टेंसेस हैं, ऐसे रेजिस्टेंसेस एन है। अच्छा, और इसके बाद ये भी लिखने हैं अपने को, बैटरीज भी लिखनी है। बैटरीज कितनी है, बैटरीज भी एन ही है, और सब के सब का पहले नेगेटिव साइन दिखेगा बैटरी का, इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, माइनस एन इंटू ई। सारे की सारी बैटरी आ गई, सारे की सारी इंटर रेजिस्टेंस आ गए इस सीरीज के, और ये भी आ गया, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। इसको ध्यान से देखना, गलत मत करना, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी में लिख दिया है, बात सिंपल ही है, बाकी मुश्किल तो नहीं है। तो करंट की वैल्यू निकालते हैं, एम आई आर प्लस एन आई आर इज इक्वल टू एन इंटू ई। आई की वैल्यू क्या बनेगी, एन इंटू ई डिवाइडेड बाय एम आर प्लस एन स्मॉल आर। ये अपने पास क्या आ गया भाई, करंट आ गया। बात बड़ी सिंपल है, ये अपनी करंट की वैल्यू आ गई। इसके अंदर क्या है, ऊपर एन है, ये एम ये आर, कुछ ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है। अब अपने को लिखना क्या है, अपने को लोड में करंट लिखना है, अपने को लिखना है लोड में करंट। तो करंट इन लोड वो क्या है, एम इंटू आई। एम आई, फोन वाला एम आई नहीं है, एम इंटू आई अलग अलग है। एम कितना, एम ही है बे, एन तो था ही, एम और लग गया, आई क्या, ई डिवाइडेड बाय एम आर प्लस एन आर। ये क्या आ गया, करंट इन लोड। बड़ी सिंपल सी बात, अपने पास ये चीज आ गई, ठीक है। अब ठीक है, एक बार इसको नोट करो, ठीक है, ध्यान से नोट करो, क्योंकि अभी बोर्ड पूरा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट नोट इट।
नाउ लुक गाइस, अब इसमें अपने पास प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि देखो ये बड़ी ध्यान से बात सुननी है, ठीक है, क्योंकि ये जनरली किताबों में ऐसा नहीं लिखा होता, कन्फ्यूजन सा होता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन सा बनता है उसमें, ठीक है भाई, कैसे कैसे करंट को कैसे मैक्सिमम करना है। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, इफ वी हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स, अगर हमने पास लेट्स से 40 सेल हैं या 45 सेल हैं, फिक्स नंबर है, उतने ही सेल हैं, तो फाइंड हाउ कैन वी गेट मैक्सिमम करंट इन लोड। तो कैसे हम मैक्सिमम लोड मिल सकता है अपने को, मैक्सिमम करंट मिल सकता है लोड में, मतलब उन सेल्स को कैसे अरेंज करें। लेट्स से अपने पास 40 सेल्स हैं, लेट्स से 40 सेल्स हैं, तो उनको कैसे अरेंज करें। हम ऐसे कर सकते हैं ना कि 5 सेल ऐसे और 8 ऐसे, 8 पंजे 40, या 10 सेल ऐसे और 4 ऐसे सीरीज बना दो, ठीक है, या 2 ऐसे 20 ऐसे, ऐसे हम सीरीज बना सकते हैं, है ना। मतलब फिर देखो फिक्स क्या रहेगा, 40 फिक्स रहेगा। 40 क्या है, नंबर ऑफ सेल। अब जितने हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लगाए और वर्टिकल लगाए, उन नंबर्स को चेंज कर सकते हैं, बट वो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे ही। जैसे 5 ऐसे लगा दिए, फिर 8 सीरीज बनानी पड़ेंगी, या 8 ऐसे लगा दिए, 5 ऐसे सीरीज बनानी पड़ेंगी। तो प्रॉब्लम आई थिंक क्लियर है, नंबर ऑफ सेल फिक्स है एंड अपने को करंट मैक्सिमम चाहिए लोड के अंदर, ठीक है भाई। तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है इसने भाई कि नंबर ऑफ सेल फिक्स हैं, नंबर ऑफ सेल फिक्स हैं, तो नंबर ऑफ सेल यहाँ पे हैं कितने, n ऐसे m ऐसे, तो दिख रहा है अपने को n इंटू m, ये फिक्स हो गया। इसको क्या लिख दो, एक नंबर फिक्स कर दो, ये कांस्टेंट हो गया, n इंटू m क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब अपने को देखो क्या करना है, अब करंट इन लोड एक बार लिख के देखो, n इंटू m को c रख के, तो करंट इन लोड क्या बनेगा, c इंटू e डिवाइडेड बाय, एक बार ऐसे ही लिख दो m r प्लस एन आर। अच्छा, और यहां पे क्या करो, अभी देखो यहां पे 2 वेरिएबल हैं अपने पास, ठीक है, मतलब अगर अपने को किसी फंक्शन का मैक्सिमा निकालना हो, करंट इन लोड क्या है, एक फंक्शन है, करंट इन लोड क्या है, फंक्शन है। अगर फंक्शन का मैक्सिमा निकालना हो तो हमें उसको डिफरेंशिएट कर देना चाहिए जिस वेरिएबल में वो फंक्शन है। लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, तो कोई बोले y का मैक्सिमा निकालो, तो क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। बट अगर ऐसा हो जाए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस जेड, 2 वेरिएबल हो जाए, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z दोनों हो जाए, तो हम किससे डिफरेंशिएट करें, हम कर नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम यही थी, अपने पास प्रॉब्लम क्या थी, जो करंट इन लोड था उसमें n भी था और m भी था, n और m दोनों थे, तो n और m दोनों अगर थे तो हम डिफरेंशिएट किससे करें, कोई एक वेरिएबल है ही नहीं, तो अपने को पहले क्या बनाना पड़ा, एक वेरिएबल बनाना पड़ा, और हमने को एक इक्वेशन यूज करी। अब देखो इसमें अगर ऐसे एक इक्वेशन दे रखी हो x इज इक्वल टू 5z, ऐसा अगर दे रखा हो तो क्या बना देंगे हम फंक्शन को, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस जेड की जगह x बाई 5 लिख देंगे, एक ही में आ गया। तो ऐसे ही अब करना है, तो अब अपने को क्या करना है, सिर्फ एक वेरिएबल रखने की कोशिश करनी है, सिर्फ एक वेरिएबल रखने की कोशिश करनी है। तो हम लेट से n वेरिएबल रखना चाहते हैं, ठीक है, अपनी ऐसे ही मर्जी है, तो n वेरिएबल रखना चाहते हैं, m को एलिमिनेट कर दो, तो m क्या बन गया, c बाय n, m क्या बन गया, c बाय m। तो करंट इन लोड हम लिख सकते हैं ce ओवर c बाय n इंटू r प्लस r। ये अपने पास क्या आ गया, करंट इन लोड, वेयर c इज कांस्टेंट और c की वैल्यू n इंटू m है, और n सिर्फ एक वेरिएबल रह गया। अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिफरेंशिएट करंट विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल कौन रह गया है, n, टू गेट मैक्सिमम करंट। बात क्लियर है। तो देखो अच्छा यहाँ पे ये n रह गया था, तो बस लिखो सिंपल सी बात, फॉर current in load to be maximum what we need to do, di by d, एक ही वेरिएबल है n, क्या पुट करो उसको 0, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम, अगर मैक्सिमा कब आता है, मैक्सिमा मिनिमा कब आता है, जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो ce, ऊपर तो कांस्टेंट है, नीचे ही वेरिएबल है, तो ऊपर कांस्टेंट है नीचे वेरिएबल, तो ऊपर वाला कांस्टेंट ऐसे ही रखेंगे, और नीचे वाले वेरिएबल को देखो भाई क्या है, ये फंक्शन ऑफ n है और इसकी पावर नीचे है, तो -1 पावर है, मतलब
है ना, -1 पावर है, तो डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, -1 इंटू इसकी पावर -2, -1 इंटू इसकी पावर -2 नीचे आ जाएगा, C/n/r प्लस n/r की पावर 2 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके अंदर CR ऐसे ही, पहला ये वेरिएबल उठाया हमने, CR ऐसे ही, और ये क्या है n की पावर -1 है, तो -1 इंटू n की पावर -2 प्लस n इंटू r, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो वेरिएबल कौन है, n, वेरिएबल है n, तो n की पावर है 1, तो r ऐसे ही रह जाएगा, और n की पावर 1, n की पावर 0 उड़ ही गया मतलब, तो 1 रह गए, तो और डिफरेंशिएशन पूरा हो गया। इसके इक्वल क्या कर दो, 0 के इक्वल पुट कर दो। अब ये 0 है तो इसके अंदर डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता, न्यूमरेटर ही 0 होना चाहिए। अच्छा, न्यूमरेटर के अंदर भी दो टर्म है, एक तो है -CE और एक टर्म है CR/n स्क्वेयर प्लस r इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 नहीं हो सकता, नीचे तो डिनोमिनेटर का स्क्वेयर है, ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, सिर्फ यही 0 हो सकता है। अच्छा, ये माइनस है साथ में, तो इसी को 0 के इक्वल पुट कर दो, CR/n स्क्वेयर इक्वल टू बन जाएगा r। अब एक बार c की वैल्यू पुट कर दो, c क्या था अपना, nm था, nmr/n स्क्वेयर इज इक्वल टू r, तो एक n से एक n कट गया, यहाँ पे अपने पास आ गया mr इज इक्वल टू स्मॉल n और r, ये अपने पास क्या आ गया, एक फंक्शन निकल के आ गया, मतलब एक इक्वेशन निकल के आ गई। ये किसके लिए इक्वेशन आई, फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, लोड में अगर अपने को करंट मैक्सिमम चाहिए तो ऐसा कुछ होना चाहिए। यहाँ पे n और m, अपने को n और m दोनों की वैल्यू पता लग जाएंगी। अच्छा, इसको याद रखने के लिए, क्या करो, एक बार ऐसे लिख दो, r इज इक्वल टू nr/m, r इज इक्वल टू nr/m, ऐसे लिख दो याद रखने के लिए। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे इसको हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं, कि भाई किसको किससे मल्टीप्लाई करो, किसको किससे करो, कैसे इक्वल पुट करो मैक्सिमम करंट के लिए। ये भी बड़े काम की बात है। इसको ना कई जगह ऐसे बोलते हैं कि ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं है, ऐसे ट्रिक है बस याद रखने के लिए। अब देखो भाई, यहाँ पे ये जितने भी सेल्स हैं, एक बार क्या करो, यहाँ से सेल्स को हटा दो और ओनली रेजिस्टेंस को लिखो, ओनली रेजिस्टेंस को लिखो। तो ओनली रेजिस्टेंस लिखेंगे तो R R R, ये कितनी है, N है, और इस तरफ कितनी है, M है, R 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 R, तो ऐसे M है अपनी। अब ये जो जम्बल्ड चीज है, ये जो जम्बल्ड चीज है, इसकी रेजिस्टेंस लिखते हैं एक बार, R नेट, इसका क्या बनेगा, इसका रेजिस्टेंस, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं, इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं, इन्हीं का आर नेट एक बार लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। सीरीज में कितने हैं भाई, एक सीरीज का उठाएं तो आर नेट क्या बनेगा, n इंटू आर बन जाएगा, n स्मॉल n इंटू स्मॉल r बन जाएगा। और अब पैरेलल में m सीरीज है, तो दो होती है तो 1/2 हो जाता है, इक्वल रेजिस्टेंस में ऐसा ही होता है ना, r और r, ऐसे तीन अगर r लग जाए तो नेट रेजिस्टेंस r/3 हो जाती है। तो ऐसा ही अब क्या होगा, ये nr ऐसे पैरेलल में जुड़े हैं, और कितने हैं ये, m है, तो r नेट क्या लिख सकते हैं अपन, r नेट हम लिख सकते हैं एक का रेजिस्टेंस nr और बाय m, ये क्या लिख दिया, r नेट। और r नेट किसका है, ये ओनली इंटरनल रेजिस्टेंसेस का है, इंटरनल रेजिस्टेंसेस का r नेट है, ठीक है। और देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आ रहा है, अपना आंसर क्या आ रहा है, कैपिटल R मस्ट बी इक्वल टू दिस, और यही क्या है, आर नेट है, यही क्या है, आर नेट है। तो यहाँ पे ये जो जम्बल्ड चीज है, अगर इसका रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, ये जो जम्बल्ड चीज बनी, इसका रेजिस्टेंस अगर लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होगा तब करंट मैक्सिमम होगा। तो याद रखने के लिए बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो हम ऐसा बोलेंगे, आर एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू आर इंटरनल, ठीक है। वैसे आर इंटरनल ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आर नेट ऐसे लिख ही नहीं सकते ना आप, क्योंकि सेल लगे हैं तो आर नेट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब आर नेट तो तभी होता है जब सिर्फ रेजिस्टेंसेज हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, आर नेट, आर इंटरनल तो है,
ठीक है, आफ्टर रिमूविंग ईज, ई जो है उनको रिमूव करने के बाद जो, तो आर इंटरनल जो बना उसको किसके इक्वल पुट कर दो, आर एक्सटर्नल की। तो आर एक्सटर्नल इज आर एंड आर इंटरनल इज एन आर बाय एम। ये किसके लिए, मैक्सिमम लोड के लिए। करंट क्या लिखा था, करंट हम पहले लिख चुके हैं, यही अपना आया है, सिंपल बात है। तो इस पे जेई मेंस में सवाल आ चुके हैं, 2-3 बार इस पे जेई मेंस में सवाल आ चुके हैं। तो इस फंडे को अगर याद रखोगे तो काम हो जाएगा और कंसेप्ट तो अपना ये डिफरेंशिएशन से क्लियर हो ही गया, सिंपल है। सो जस्ट नोट, आगे चलते हैं। सो लुक एट द प्रॉब्लम गाइज, वी हैव प्रॉब्लम, ठीक है। इसी टाइप की प्रॉब्लम जेई मेंस में आ चुकी है 1-2 बार। तो वी हैव 48 सेल्स ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, 48 सेल हैं, 48 सेल हैं, हर एक का ईएमएफ दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखी है 3 ओम एंड वी हैव अ लोड रेजिस्टेंस जो 4 ओम की है। देन फाइंड हाउ टू अरेंज द सेल्स टू गेट मैक्सिमम करंट इन लोड। तो लोड में मैक्सिमम करंट के लिए हम सेल्स को कैसे अरेंज करें, मतलब इसमें कितने, सीरीज में कितने, पैरेलल में कितने, सीरीज में कितने, पैरेलल में कितने, ऐसे ही अपने को बताना है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, याद तो अपने को है ही, होना ही चाहिए। क्या याद होना चाहिए कि भाई ईएमएफ हटा के जो नेट रेजिस्टेंस बनी इंटरनल, वही क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल होना चाहिए, एक्सटर्नल लोड होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ना हमेशा ऐसे ही करना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मान लो हमने कितने सेल अप्लाई कर दिए, n सेल नहीं अप्लाई करने, सिर्फ रेजिस्टेंसेज अप्लाई करनी है, और ऐसे कितनी, m, ठीक है। इस साइड कितने, m वर्टिकल, ठीक है। n इंटू एम चेंज कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ऐसे पता लग जाएगा, कोई बात ही नहीं है। इसको m रख दो, इसका m रख दो, ठीक है। मतलब ऐसे याद मत रखना एन आर इज इक्वल टू एम आर, क्योंकि स्मॉल कैपिटल कंफ्यूज हो जाओगे, मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। तो हमेशा क्या करो, ऐसे जंबलिंग बना के देख लो। ऐसे अगर जंबलिंग है तो इसकी आर नेट हम क्या लिख सकते हैं, एक सीरीज की बन गई एन आर और डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, एम, सभी सीरीज के लिए डिवाइडेड बाय एम कर दिया। और ये किसके इक्वल, ये किसके इक्वल होना चाहिए, आर लोड के इक्वल होना चाहिए बस। तो एन आर ओवर एम मस्ट बी इक्वल टू आर। स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है 3 एंड कैपिटल आर की वैल्यू 4, ठीक है। तो स्मॉल आर कैपिटल आर भी चेंज कर सकते हो, बट ये बात याद रखो, ठीक है। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल ईएमएफ हटा के, बस यहां से आ गया अपने पास 3n इज इक्वल टू 4m। एक चीज तो आ गई, ठीक है, एक इक्वेशन आ गई अपने पास। अब दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, वेरिएबल तो 2 है ना, n और m 2 है, तो दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, टोटल नंबर ऑफ सेल फिक्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल फिक्स हैं, तो n इंटू एम, टोटल नंबर ऑफ सेल यही तो होंगे, n इंटू एम, वो कितना है 48। ये अपनी दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सिंपल सॉल्व कर दो, काम अपना हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, n आ गया 4m/3, तो n आ गया 4m/3 इंटू एम इज इक्वल टू 48 m, ठीक है। ये अपना बन गया 4 12, तो m स्क्वेयर इज इक्वल टू 36, तो m आ गया अपना 6, m 6 आ गया। n कितना आएगा, n कितना आएगा 48, मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, 48 होना चाहिए, तो 8 बनेगा, 8 इंटू 6 48, 8 इंटू 6 48 अपना हो गया, ठीक है। तो अब ये तो क्या आ गया भाई कि कैसे हम सेल्स को अरेंज करें। अब कई बार ये भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम करंट भी निकालो, तो मैक्सिमम करंट भी निकाल सकते हैं। फिर से क्या करना है, ऐसे सेल्स को रखो, ऐसे सेल्स को रखा, कितने सेल ऐसे रखे हमने, ऐसे हमने रखे n सेल्स, n की वैल्यू कितनी है 8 सेल्स, ठीक है। और वर्टिकल में कितने रखने हैं 6, वर्टिकल में 6 रख देने हैं, ऐसे 6। अब ऐसे ऐसे पूरा वैसे ही सॉल्व करो जैसे हमने डेरिवेशन में किया था। रजिस्टेंसेस इंटरनल वाले, ये वाला रहा, ये वाला, ये वाला, ये कितने हैं 3 ओम 3 ओम 3 ओम, वोल्टेज है 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट। मतलब फॉर्मूला याद नहीं रखना, मैं बता रहा हूँ 1 मिनट में सवाल हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखोगे तो लंबा ही पड़ सकता है, आई डोंट नो, ठीक है। अब ये रजिस्टेंस है 4, अब एक में ही घूमना अपने को, बट ध्यान क्या रखना है, करंट का ध्यान रखना है। यहाँ से करंट अपना आई अगर निकला तो यहाँ से भी आई निकलेगा, और ये कितने हैं, सीरीज कितनी है 6 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 6i करंट जाएगा, 6i करंट जाएगा। अपने आप से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, बाकी मैं तो कर ही रहा हूँ। साइन लगा दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है।
यहाँ पे 6i इंटू 4, 6i इंटू 4 प्लस रजिस्टेंस 3 है, करंट इसमें I है ओनली, तो 3 इंटू आई। और ऐसे सेल कितने हैं, ऐसे सेल अपने कितने हैं, 8 सेल, तो 8 ये सेल हो गए। एंड वोल्टेज का सभी का नेगेटिव साइन दिखेगा, सभी का नेगेटिव साइन दिखेगा, और सभी है कितनी, 8 ही हैं। सो -8 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपना 24i प्लस 24i इज इक्वल टू 12 8 96, तो 48i इज इक्वल टू 96i अपना बन गया 2। अच्छा, ये i किस में है, ये तो ऊपर वाली में है, तो करंट इन लोड, करंट इन लोड क्या होगा भाई, 6 इंटू आई की वैल्यू अपनी 2 आ गई है, तो करंट इन लोड इज 12 एम्पियर, करंट इन लोड। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो सवाल क्लियर आई थिंक। सो जस्ट नोट, आगे चलते हैं। इसमें अगर डिफरेंट ईएमएफ के सेल आ जाएं अपने पास, डिफरेंट ईएमएफ के सेल अगर आ जाएं तो उनको अपने को ऐसे सिंपली सॉल्व नहीं हो पाएंगे, उनके लिए अपने को इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, और जितने ज़्यादा सेल होंगे उतनी ज़्यादा इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे एक बार लिख के देख लेते हैं, डिफरेंट ईएमएफ्स कि अगर सेल होंगे तो अगर देखो सेल अपने पैरेलल में होंगे, सॉरी सेल एक बार सीरीज में लिखते हैं, पहले सीरीज वाला आसान है। तो सीरीज में अगर हो सेल तो उनमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, थोड़ी बहुत ही टेंशन होगी। लेट्स से ये 10 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, ये 15 वोल्ट। इंटर रजिस्टेंस सब की 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, अलग अलग भी हो सकती है, 3 ओम। तो अब लोड रेजिस्टेंस ऐसे लगा रखी है हमने, ये रेजिस्टेंस ले लो 10 ओम। तो अब इसमें अगर करंट लिखना है तो ये तो आसान ही पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं पड़ेगी। क्या करना है, यहाँ से आई करंट फ्लो कराना है, एक ही लूप है, एक ही लूप है तो एक ही करंट चलेगा, एक ही करंट चलेगा तो एक ही अपना एक ही लूप बनेगी, तो एक ही इक्वेशन बनेगी, एंड एक इक्वेशन से अपना आंसर आ जाएगा। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, सारे साइन ध्यान से लगाने हैं, ऐसे घूम जाएंगे। क्या लिखेंगे, I इंटू 10, रजिस्टेंस 10 है, प्लस I इंटू 3, रजिस्टेंस 3 है, एंड माइनस 15 वोल्ट, प्लस I इंटू 2 माइनस 12, प्लस I इंटू 1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये तो सिंपल सा होगा, 10 13 और 2 15 और 1 16, 16i इज इक्वल टू, ये बना 15 12 27 और 37 37। तो i की वैल्यू आ गई 37/60। तो अगर डिफरेंट ईएमएफ सीरीज में हमने जोड़ रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल सा आंसर अपने पास आ जाएगा। ठीक है, बट अगर ये पैरेलल में होंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट सीन बनेगा। देखना भाई, अगर पैरेलल में अपने पास ऐसे अपन 2 ही ले लेता हूं मैं, 3 नहीं ले रहा, इक्वेशन छोटी बनाने के लिए, ऐसे 2 सेल अपने को दे रखे हैं और एक लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी इंटर रेजिस्टेंस 1 ओम, इसकी R 2 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट। ऐसे अगर अपने को दे दिए तो अब यहाँ पर क्या है कि इक्वल करंट नहीं छोड़ेंगे, दोनों इक्वल करंट नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ पे लूप हम 3 लूप देख सकते हैं, एक नीचे वाली, एक ये वाली, एक बड़े वाली, 3 लूप देख सकते हैं, तो इक्वेशन 2 ही बनेंगी पर। ठीक है, तो अभी इसको कैसे जाना है, कैसे सोल्व करना है, इसमें भी स्टैंडर्ड ऐसे ही रखो, इससे I1 करंट फ्लो करा दो और इससे I2 करंट फ्लो करा दो, इससे I1 इससे I2, एंड यहाँ पे क्या बन गया, I1 प्लस I2, एंड I1 और I2 में रिलेशन अपने को अभी कुछ नहीं पता, तो वेरिएबल I1 I2 2 हो जाएंगे, 2 वेरिएबल हो गए तो 2 ही इक्वेशन बननी चाहिए कम से कम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ले लेते हैं 4 ओम, तो ये प्लस ये माइनस, आगे करंट चल रहा है, इसमें पीछे चल रहा है, ये प्लस माइनस, इसमें भी इस तरफ ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। एक यहाँ पे इक्वेशन ऐसे बना दो, इस लूप में घूम के एक दूसरी लूप में, बड़े वाली लूप में। ठीक है, 3 लूप दिखेंगी तो 2 लूप को यूज करके ही हम सॉल्व कर देंगे, ये पहली ये दूसरी। तो पहली को अप्लाई किया तो I1 प्लस I2 इंटू 4 प्लस ही है, प्लस ही I2 इंटू 2, ये
ठीक है, एंड -12 इज इक्वल टू 0। अरे अपने आप से सोल्व करो ना, देख क्या रहे हो, अपने आप से करना चाहिए। देखो मैं क्या है ना, जब भी कोई ऐसा सवाल बनाऊं या कुछ भी बनाऊं तो किरचॉफ लॉ ही अप्लाई करूंगा, तो उसको अपने आप से अप्लाई करो। तो जितना तुम खुद से अप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। मेरी भी अभी धीरे धीरे हो रही है, मेरी भी कैलकुलेशन अभी ठीक होनी शुरू हो गई है, मैं गलत हो रही थी कुछ देर पहले, ठीक है। अब देखो दूसरी इक्वेशन में I1 + I2 × 4, यहाँ पे +1 × I1 एंड -10 इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, अभी सॉल्व करो, आंसर निकालो। एंड करंट इन रजिस्टेंस ध्यान रखना है, अगर ये लोड में करंट पूछ रखा है तो ये ध्यान रखना है कितना है, I1 + I2 है, I1 + I2। तो अगर ऐसे अपने पास सेल आ जाए, ठीक है, तो उनको देख लिया कैसे सोल्व करना है, ठीक है। सबके अंदर से अलग अलग करंट अज्यूम करेंगे, एंड फिर बस किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे, बाकी याद रखने की इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा अभी ना एक चीज़ क्या करते हैं, एक बार नोट कर लो इसको पॉज करके बेशक। क्या करते हैं ना कि कई बार एक सेल को उल्टा लगा देते हैं, ठीक है। कई सारे सेल सीधे लगे होंगे और एक सेल उल्टा लगा होगा, तो फिर अपने को करंट वगैरह पूछ लेते हैं या नेट TMF पूछ लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो एक बार देखना क्या हो रहा है कि भाई मान लो n अपने पास सेल हैं, n सेल हैं और एक सेल को हमने ऑपोजिट अगर लगा दिया तो क्या होगा, ठीक है। सारे सेम के ही ले लो, अभी सेम EMF वाले n सेल्स हैं एंड 1 सेल इज अटैच्ड इन opposite polarity with others। बाकी सेल से ऑपोजिट पोलैरिटी में जुड़ा है, ये वर्ड ध्यान देना है। पोलैरिटी वर्ड का मतलब यही है, पोलैरिटी वर्ड का मतलब क्या है, पोलर मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे होता है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जुड़ते जा रहे हैं और एक कैसे जुड़ा है, उल्टा, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो सारे सेल ऐसे और एक सेल यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया हमने, और टोटल है n सेल्स, ठीक है। और सबकी रेजिस्टेंस सेम ले लेंगे, R एंड लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R। अब यहाँ पे हम सेम ये सिंपल ये चीज़, बाकी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ से I करंट फ्लो ऐसे कराया हमने, प्लस माइनस रेजिस्टेंस प्लस माइनस, सेल का ध्यान रखना है, एक का पॉजिटिव आएगा पहले, ये, ठीक है। अब यहाँ पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करें तो I × R प्लस I × R, अच्छा प्लस I × स्मॉल r। देखो ध्यान देना है, रजिस्टेंस जो भी है सबका पहले पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसकी रजिस्टेंस का भी पॉजिटिव ही आ रहा है पहले, क्योंकि करंट देखना आपने को, तो करंट इस तरफ चल रहा है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसकी रजिस्टेंस का तो प्लस ही दिखेगा पहले, सिंपल है। तो रजिस्टेंस का तो प्लस ही दिखेगा, अच्छा माइनस लिख रहा हूं तो प्लस ही दिखेगा, तो n × IR। बट इस सेल का नेगेटिव दिखेगा, सॉरी इस सेल का पॉजिटिव दिखेगा, बाकी सारे सेल्स का नेगेटिव दिखेगा। तो एक सेल का पॉजिटिव E प्लस E, और बचे कितने n-1, इनका क्या दिखेगा, इनका पहले दिखेगा नेगेटिव साइन, तो -E इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम करंट की वैल्यू लिखने जाएं तो IR प्लस n-IR इज इक्वल टू, उस तरफ ले जाओ उसको, n-1E तो पॉजिटिव बन गया, n-1E तो पॉजिटिव बन गया एंड E नेगेटिव बन गया, तो ये क्या बनेगा टोटल, n-1 तो n-2E बन जाएगा। तो I कॉमन लिया, R प्लस NR लिखा, तो करंट की वैल्यू n-2E ओवर R प्लस NR। मतलब क्या फील हो रही है यहाँ पे, एक सेल को उल्टा लगाया, सेल को तो एक को उल्टा लगाया और EMF कितना बन गया, n-2 बन गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा बड़ा सिंपल है भाई कि n सेल थे, एक सेल ने एक सेल को काट दिया, अगर एक सेल को उल्टा लगाया तो वो एक को और लेके उड़ गया साथ में, है ना। मतलब एक सेल ऐसे जुड़ा हो, एक सेल ऐसे जुड़ा हो, मान लो करंट नहीं चल रहा, करंट एक बार नहीं चल रहा, तो नेट EMF कितना है अभी, नेट EMF अभी 0 बनेगा,
ये ई, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो यहाँ पे वी ए लिखा। फिर इसके बाद अब पोटेंशियल जब लिखते हैं तो नेगेटिव साइन, अगला साइन उठाते हैं, सो माइनस ई, ये प्लस ई, कहाँ पहुँच गए, वी बी पे, इज इक्वल टू, बस वी बी पे पहुँच गए, तो वी ए माइनस वी बी क्या बन गया, 0। तो एक सेल ने एक सेल को उड़ा दिया, तो बचे कितने, n-2 बचे। तो अगर 2 लगे होते यहाँ पे अगर 2 होते तो यहाँ पे क्या बनता, n-4 बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। क्या करते, 2 को काट देते तो 4 कट गए और n-4 बचे आगे की तरफ। सिंपल बात है, बात तो सिंपल ही है सारी, बड़े बस ऐसे ही बस देखते रहो, किरचॉफ लॉ अप्लाई करते रहो, थोड़ा सा दिमाग ओपन रखो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो क्या करना है, जितनी भी प्रॉब्लम्स तुम्हें सर्किट की प्रॉब्लम्स दिखें, जितनी भी सर्किट की प्रॉब्लम दिखें, सभी को तुम सॉल्व कर सकते हो यूजिंग किरचॉफ लॉ। हर जगह किरचॉफ लॉ लगाना है, जहां पे भी करंट पूछ रखा हो किसी रेजिस्टेंस में या पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रखा हो 2 पॉइंट्स के बीच में, उन सब सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं अभी। और इसके आगे भी जो डेरिवेशंस बची हैं थोड़ी बहुत, उनमें भी किरचॉफ लॉ ही लग रहा है। तो अगर तुम किरचॉफ लॉ के सवालों को एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो जो डेरिवेशंस है वो भी सवालों की तरह ही निकल जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। मतलब याद रखने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं अपने को कि ये डेरिवेशन है या प्रॉब्लम है, ठीक है। सारी चीज़ें सेम जाएंगी, ठीक है। अच्छा हाँ, लॉकडाउन खुल जाएगा, कोई बात नहीं है, सवाल तुम करते रहो, ठीक है। उम्मीद रखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, सांस लेते रहो, ठीक है। मेडिटेशन कर लिया करो थोड़ा बहुत, अगर किसी को पूछना हो मेडिटेशन के बारे में तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।